Hello dear all, welcome to our YouTube portal Structures are Easy. This is Manish Kumar Das. So today I am going to discuss the first module of pre-stressed concrete that is useful for final year students. Okay, so हम लोग बेसिक चीज देखते हैं. Why PCC is famous in these days? RCC के जगह पे हम लोग PCC का यूज करते हैं, क्यों और किस लिए, है ना. ये चीज हम लोग समझेंगे. सो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और हर एक छोटे छोटे टॉपिक को जहां प्रॉब्लम हो उसको मेंशन कीजिए. वैसे सारे को नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको. और जहां पे प्रॉब्लम उसको स्टार मार्क कर लीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि यहाँ पे आप लोग को दिक्कत आ रही है समझने में. राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना. चलो, पहला इंट्रोडक्शन ये क्या है आपको पता है कुछ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे. जैसे PCC, RCC एंड थर्ड वन इज PSC. ये सब क्या है आपके मन में होगा ये क्यों लिखे हैं सर. तो तीनों में हम लोग डिफरेंस पहले समझेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. PCC इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट मतलब वी कैन से कॉन्क्रीट ओनली, है ना. ये क्या हो गया, concrete. RCC is reinforced सीमेंट कंक्रीट. और ये क्या हो गया, प्री, अलग अलग करके लिखे हैं, स्ट्रेस्ड कंक्रीट. अब देखो क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है. अब देखो क्या डिफरेंस. प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब वी कैन से सिंपली कंक्रीट. आरसीसी मींस क्या, व्हेन वी आर गोइंग टू रीइंफोर्स्ड स्टील को जब हम लोग स्टील को जब हम लोग कंक्रीट में इंसर्ट करते हैं तब जो स्ट्रक्चर आता है वो मेरा क्या हो जाता है, आरसीसी हो जाता है. मतलब रीइंफोर्स्ड कर रहे हैं हम किसी सरिया को. अगला क्या है, पीएससी, दैट इज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट. अब है क्या, ये है आरसीसी. पीसीसी जो है आरसीसी ही है, लेकिन आरसीसी में क्या किया, सरिया में जो सरिया हम लोग प्रोवाइड किए, सरिया दिए. अच्छा, आरसीसी कैसे बनता है, सरिया को हम लोग बांध दिए, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसमें कंक्रीट को कास्ट किए, है ना. यही होता. फिर क्यूरिंग किए, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया, फिनिशिंग किए. तो इसमें क्या होता है डिफरेंस, पीएससी में जो हम लोग सरिया कास्ट किए, सरिया बांधे हैं, उसको हम लोग पहले से ही स्ट्रेस्ड कर देंगे, खींच देंगे, है ना. और उसके बाद हम लोग कंक्रीट देंगे, या फिर कंक्रीट देने के बाद हम लोग खींच देंगे. दो तरह से प्री स्ट्रेसिंग होता है ना. तो वन इज प्री टेंशन, अनदर वन इज पोस्ट टेंशन. प्री टेंशन में पहले से ही हम लोग खींच दिए, उसके बाद हम लोग दिए, उसके बाद हम लोग उसको रिलीज किए और जैक लगा दिए. दूसरा क्या है, पहले हम लोग कंक्रीट को दे दिए, सरिया है ही, कंक्रीट को दिए, उसके बाद स्टील को खींचे, है ना. तो दैट इज पोस्ट टेंशन. तो क्लियर है तीनों टर्म, ओके. अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है. इट इज बेसिकली ए कॉन्क्रीट इन विच इंटरनल स्ट्रेसेस ऑफ suitable मैग्नीट्यूड एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड so that the resulting from external loads are contracted to a desired degree. अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रेस कैसे जनरेट हो रहा है, तो इंटरनल स्ट्रेस जो भी बार है उसको हम क्या किए, खींच दिए, है ना, खींच दिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, इलोंगेट हो जाएगी. अब इतना हो जाएगा साइज. और अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते, तब तो क्लियर होगा ही. अब क्या हुआ, यहाँ पे ये इतना था, अब जब खींच दिए तो मेरा क्या हो गया, खींच दिए तो मेरा ये इतना साइज का हो गया ना. जब भी साइज बढ़ा मतलब स्ट्रेन आया मतलब स्ट्रेस, वहां पे इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो गया. तो वही चीज के बारे में फर्स्ट पैरा लिख रहा है. उसके बाद इसको पीएससी शॉर्ट में भी बोलता है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल आरसीसी reinforced concrete structure due to the application of internal or initial, we can say initial load on the structure prior to its use.
जब हम लोग किसी स्ट्रक्चर यूज कर, जैसे गटर में हम लोग यूज करने वाला, तो यूज करने से पहले ही हम लोग उसमें लोड लगा दिए, है ना। और आरसीसी में क्या होता था, जब हम लोग यूज करते थे उसके बाद लोड लगता था, जो भी लाइव लोड, डेड लोड, ये सब लगता था, राइट, है ना। लेकिन इसमें हम लोग क्या हुआ, सरिया में पहले से ही लोड लगा दिए, जिसके कारण स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो गया, है ना, करेक्ट। तो ये डिफरेंस हो गया। अब देखो, फॉर इंटरनल स्ट्रेसेस ऑन स्ट्रक्चर आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ पीएससी ओवर आरसीसी। तो ये सारा पैरामीटर्स को ध्यान पर रखना, मैं इसका मैकेनिज्म भी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम बताएंगे अभी जस्ट। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज लेस, पता ही है, आईएस कोड के एजम्पशंस में, आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड का 456 2000 कोड का सेक्शन 5, कौन सा, सेक्शन 5 में जाओगे तो यहाँ पे लिमिट स्टेट मिलेगा, यहीं पे एजम्पशंस है। एजम्पशंस में स्पष्ट लिखा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लिजिबल। सो यहाँ पे फॉर दैट रीजन यहाँ पे क्या लिखा है, कंक्रीट इज लेस एंड हेंस क्रैक्स, ध्यान रखना, हेंस क्रैक्स में डेवलप्ड एट अर्ली स्टेजेस। ध्यान रखना, कंक्रीट में पहले ही क्रैक आ जाता है, अर्ली स्टेजेस ऑफ लोडिंग इन फ्लेक्चर। फ्लेक्चर का मतलब क्या होता है, फ्लेक्चर का मतलब होता है बेंडिंग, मान के चलो कोई भी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम को हम दिखला रहे हैं यहाँ पे मान के चलो कोई भी लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है ना, पी लोड लग रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, इस लोड के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा, बताओ, पी लग रहा था, इसके कारण ये बीम का इलास्टिक कर्व वैसे हुआ। फिर मान के चलो और कोई पी लग गया इस पे, है ना, और कोई पी यहाँ पे लग गया एक्सटर्नल, तो फिर ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, फिर लोड लगाएंगे, फिर ऐसे हो, एक टाइम आएगा कि ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल्स हो जाएगा। तो ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कर्व, वी कैन से बेंडिंग हो रहा है, इस तरह के स्ट्रक्चर को ही फ्लेक्चरल स्ट्रक्चर बोलता है, जिसमें कि बेंडिंग पॉसिबल हो, है ना, ओके। सो फ्लेक्चर मेंबर सच एज बीम एंड स्लैब्स, बीम एंड स्लैब में डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो इफ द मेंबर्स आर कंप्रेस्ड प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ फ्लेक्चरल रोड, द क्रैकिंग विल नॉट अकर। अगर मेंबर को पहले से ही स्ट्रेस्ड कर दोगे तो क्रैक नहीं होगा, कैसे नहीं होगा वो अभी पता चलेगा। रेलवे स्लीपर्स होता है, ब्रिज का गटर्स होता है, उसमें कौन कौन सा प्री स्ट्रेसिंग मेंबर्स लगता है, दो तरह का, पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन का कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है प्री स्ट्रेसिंग एडवांसेस द बेंडिंग, शियर, टॉर्सनल कैपेबिलिटी ऑफ फ्लेक्चरल मेंबर। इन सारे चीज को क्या करता है, इनहैंस करता है, मतलब उसके रेजिस्टिंग कैपेसिटी को, बेंडिंग के रेजिस्टिंग कैपेसिटी, शियर के, टॉर्सनल के रेजिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है ना। इन पाइप एंड लिक्विड स्टोरेज टैंक द हुप टेंसाइल स्ट्रेसेस कैन बी इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड बाय सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग। अब देखो, जैसे हुप क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जैसे मान के चलो उसका प्लान में बना दिया, इस तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो इस पे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड हुप स्ट्रेस या फिर हुप प्रेशर, है ना। हुप उसके सरकमफेरेंस पे जो लग रहा है उसी को हुप प्रेशर या फिर हुप टेंशन बोलते हैं ना। तो उसको भी ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और इनहैंस करता है ना। अब देखो टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, पहला प्री टेंशन, दूसरा पोस्ट टेंशन, है ना, प्री टेंशन दूसरा पोस्ट टेंशन, करेक्ट। अब देखो, आप लोग फिगर भी देख रहे होगे। अब देखो, पहले मैं बता ही देता हूँ, फिगर को ही समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो ये कोई स्ट्रक्चर है, ये बार दिख रहा है यहाँ पे, ये सरिया है, जैसे हम लोग रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बनाते सेम वैसे ही है। हम लोग सरिया को बांधे यहाँ पे बांधे, उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि इस लोकेशन पे हम लोग क्या करेंगे, इस लोकेशन पे हम लोग कंक्रीट को कास्ट करें। अभी कास्ट नहीं है, ये देखो, अप्लाइंग टेंशन टू टेंडन्स, ये कास्ट नहीं है, अब हम लोग कास्ट करेंगे। अब देखो टेंडन क्या हो गया, टेंडन इसी को बोलते हैं, इसको हम लोग टेंडन बोलते हैं, है ना, स्टील टेंडन्स है। एबटमेंट ये हो गया इंड एबटमेंट, इसको हम लोग सरफेस बोलेंगे,
प्री स्ट्रेसिंग बेड और प्री स्ट्रेसिंग सरफेस। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये जो लगा है, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो लगा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एंकरेज या फिर जैक, जहाँ पे हम लोग जैक को बाद में टाइट कर देते हैं जब हम लोग स्ट्रेस को रिलीज करना है। तो हर एक चीज़ को देखेंगे, घबराना नहीं है ना। अब देख लो, अब क्या करना है हम लोग को, इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि समझने में एकदम ईजी हो। करेक्ट। अब देखो, अब क्या हुआ, हम लोग अभी ये जो कंक्रीट ब्लॉक दिख रहा है ये है नहीं, मतलब इस लोकेशन पे हम लोग कंक्रीट को प्लेस करेंगे। अभी प्लेस नहीं किया, प्लेस करने से पहले ही हम क्या किए, यहाँ से देख रहे हो एक इस तरह का फोर्स लग रहा है, यहाँ से देख रहे होगे एक इस तरह का फोर्स लग रहा है, इस तरह का फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, दोनों तरफ खींच रहा है। किसको खींच रहा है, इस स्टील टेंडन को खींच रहा है, खींच लिया, राइट। अब क्या किया, जैसे ही खींचा उसके बाद क्या किया, यहाँ पे कंक्रीट को प्लेस कर दिया, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, कंक्रीट को क्या किया, प्लेस कर दिया, कंक्रीट को प्लेस कर दिया। अब क्या किया, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट दिख रहा है, कंक्रीट को प्लेस कर, अभी खींचा ही हुआ है उसको, कोई एक सिस्टम से इसको खींचा ही हुआ है ना। अब क्या किया, उसको खींचाई और कंक्रीट को प्लेस कर दिया, यहाँ पे कंक्रीट प्लेस हो गया, ये सरिया दिख ही रहा है ना। अब जैसे ही खींचा तो इसमें सरिया में क्या हो गया, स्ट्रेस जनरेट हो गया, स्ट्रेस जनरेट हुआ कि नहीं, सरिया में स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, राइट। अब क्या हुआ, अब इस स्ट्रेस को, जो स्ट्रेस खींचा था उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, यहाँ से जो पकड़ के रखा था उसको छोड़ दिया। तो छोड़ेगा तो वो तो अपना इनिशियल स्टेज, इनिशियल जैसे ही खींचा अब इनिशियल स्टेज में तो आना चाहेगा, इनिशियल स्टेज में आना चाहेगा, मतलब एक कंप्रेसिव फोर्स इधर लगेगा, कंप्रेस कर रहा है। अब मेरा क्या हो गया, स्ट्रक्चर तो मेरा यहाँ पे कंक्रीट प्लेस था, इतना दूर में तो कंक्रीट प्लेस था कि नहीं था, है ना। अब क्या किया, इसको जब छोड़ा तब यहाँ पे जैक को क्या किया, कस दिया, टाइट कर दिया, है ना, दोनों तरफ एंकरेज जैक को टाइट कर दिया, मतलब जो भी स्ट्रेस अंदर में जनरेट हो वो बाहर नहीं जाए, राइट, टाइट कर दिया। तो क्या हो, ये तो अंदर में तो फैलना चाहेगा, क्योंकि अंदर में स्ट्रेस है, मतलब अंदर में तो फैलना चाहेगा। तो कैसे फैलेगा बताओ, क्योंकि कंक्रीट वहाँ पे प्लेस है, कंक्रीट प्लेस है, और कंक्रीट जो है, वो कंक्रीट क्या है, अभी स्ट्रेंथ नहीं लिया, तो वो स्टील क्या चाहेगा, ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है ना, ये कंक्रीट है, अब कंक्रीट और ये जो है, ये मेरा लोअर हैंड जो है, ये मेरा सरिया है, तो सरिया में तो स्ट्रेस जनरेट हो गया, इसमें स्ट्रेस जनरेट हो गया, तो ये क्या चाहेगा, फैलना चाहेगा, ऐसे फैलना चाहेगा, तो कंक्रीट भी तो ऊपर उठ जाएगा, तो ऊपर उठेगा। फॉर दैट रीजन यहाँ पे क्या हो गया, ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हो गया, मेरा बन गया, इस तरह का स्ट्रक्चर, करेक्ट है ना। इस तरह के स्ट्रक्चर का जनरली यूज जो होता है रोडवेज में होता है। अब एक कॉमन सेंस है कि यहाँ पे अगर व्हीकल लोड अगर लगेगा अभी, तो ये इनिशियल स्टेज, तो ये यहाँ पे अगर लोड लगेगा अभी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अगर लोड लगेगा अभी तब भी वो इनिशियल स्टेज में आएगा। इनिशियल स्टेज में मतलब कहाँ, यहाँ आएगा, यहीं आएगा ना, इनिशियल स्टेज में। तो देखो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। जब भी डिफ्लेक्शन जीरो होगा मतलब स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहेगा। इसीलिए नाउअडेज प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम्स आर मोर सिग्निफिकेंटली यूज्ड, है ना। और इसका यूज जो है बहुत फ्रिक्वेंट होने लगा है रोडवेज में। तो रोडवेज में जनरली किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, जो भी गडर रहता है इस तरह से उठा रहता है ना। अब देखो, अब दूसरा ये क्या हो गया, प्री टेंशन हो गया, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, मतलब प्री स्ट्रेसिंग फोर्स को ट्रांसफर किया। तो क्लियर है। अब उसी चीज को हम लोग थ्योरेटिकल भाषा में समझेंगे। इन दिस सिस्टम हाई स्ट्रेंथ स्टील, द हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडन्स मतलब ये वाला पार्ट, ये जो दिख जो रहा है टेंडन्स, आर पुल्ड बिटवीन टू एबटमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड बल्क हेड। इसको बल्क हेड भी बोलते हैं, है ना। ओके, प्रायर टू द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, मतलब उसको क्या किए हम लोग, खींच दिए, पुल्ड किए, किसको, टेंडन को। द एबटमेंट आर फिक्स्ड एट द एंड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग बेड। यहाँ पे फिक्स है एबटमेंट, है ना, दोनों तरफ फिक्स है, देख लो दोनों तरफ क्या है, फिक्स है ना, दोनों तरफ फिक्स है। ओके, अब क्या बोल रहा है, once the concrete attains the desired strength for pre-stretching, the tendons are cut loose from the abutment
अब जब क्या हो गया, कंक्रीट अटेन्स द डिजायर्ड स्ट्रेंथ फॉर प्री स्ट्रेसिंग, द टेंडन्स आर लूज, टेंडन को लूज कर दिया गया, तो मेरा अब जो स्ट्रक्चर हो गया वो इस तरह का हो गया शेप, इस तरह का शेप हो गया। इनिशियली मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का था, इनिशियली मेरा स्ट्रक्चर इस तरह का था, अब मेरा स्ट्रक्चर जो है थोड़ा उठ गया है ना, थोड़ा उठ गया है ना। अब देखो, द प्री स्ट्रेस इज ट्रांसफर्ड टू द कंक्रीट फ्रॉम द टेंडन्स ड्यू टू बॉन्ड बिटवीन देम, और यहाँ पे क्या होगा, प्री स्ट्रेसिंग अपना ट्रांसफर किया, ट्रांसफर स्ट्रेस को कर रहा है, तो इसी के कारण मेरा स्ट्रक्चर जो है, नया स्ट्रक्चर इस तरह का दिखा, उभरा हुआ है ना। तो ये हो गया मेरा प्री टेंशनड स्ट्रक्चर, राइट। अब मेरा बात आता है पोस्ट टेंशन का, अब मेरा बात आता है पोस्ट टेंशन का। तो पोस्ट टेंशन, इन दिस पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम द डक्ट फॉर द टेंडन्स, जिसमें हम लोग टेंडन लगाएंगे, वो वाला पार्ट को यहाँ पे देखो हॉलो करके रखा है, वो वाला पार्ट को यहाँ पे ये करके रखा है, देखो इसको हम बड़ा कर देते ताकि समझने में इजी हो, है ना, इजी हो। ये देखो ये खाली है और यहाँ पे एक होल दिख रहा है, इसी को हम लोग डक्ट बोलते हैं ना, कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। आर प्लेस along with the reinforcement before the casting of concrete, कंक्रीट को कास्ट करने से पहले ही उसको डाल दिया जाता है। द टेंडन्स आर प्लेस्ड इन द डक्ट आफ्टर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, कास्टिंग हो गया उसके बाद टेंडन को प्लेस किया, उसके बाद टेंडन को क्या किया, प्लेस किया, दिख रहा है, टेंडन को प्लेस किया। द डक्ट प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंक्रीट एंड द टेंडन्स ड्यूरिंग द टेंशनिंग ऑपरेशन। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसको खींचा, खींचा और छोड़ा, है ना, तब क्या हुआ, आफ्टर आफ्टर आफ्टर, यहाँ पे फिगर किस तरह से वो मैं अभी लिख के बता रहा हूँ। आफ्टर एंकरिंग अ टेंडन एट वन एंड द टेंशन इज अप्लाइड एट द अदर एंड बाय द जैक, मतलब एक साइड से फिक्स कर दो, है ना, एक साइड से और दूसरे साइड से प्रेशर लगाओ, दूसरे साइड से प्रेशर लगाओ, है ना। द टेंशनिंग ऑफ टेंडन्स एंड प्री कंप्रेशन ऑफ कंक्रीट अकर साइमल्टेनियसली, फाइनली द जैकिंग एंड इज एंकर्ड। अब यहाँ से क्या हो, एक एंड को क्या किया, ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना, एक एंड को क्या किया, एक एंड को एंकर्ड कर दिया, एक एंड को क्या किया, एंकर्ड कर दिया, यहाँ पे एक एंड को एंकर्ड कर दिया, है ना, और दूसरे एंड से ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है ना। तो ये स्ट्रक्चर मेरा क्या बनेगा, ये जो स्ट्रक्चर मेरा बनने वाला है, ये स्ट्रक्चर मेरा बनने वाला है किस तरह का, बताओ जल्दी बताओ। ये जो स्ट्रक्चर मेरा बनने वाला है वो स्ट्रक्चर इस तरीके का बनने वाला है। अब मेरा जो स्ट्रक्चर होगा, है ना, और मेरा टेंडन यहाँ पे रहेगा, करेक्ट, इस तरह का। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा ड्यू टू, अब यहाँ पे क्या की, यहाँ तो एंकर है, यहाँ से हम लोग फोर्स लगाए, इंटरनल लोड लगाए स्ट्रेस जनरेट करने के लिए, तो मेरा स्ट्रक्चर इस तरीके का हो गया, है ना, इस तरीके का हो गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग क्या किए, दोनों तरफ इसको टाइट कर दिए, टाइट कर दिए, तो मेरा जो भी स्ट्रेस अंदर जनरेट है अंदर ही है, तो इसको हम लोग पोस्ट टेंशन बोलेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इस तरह का स्ट्रक्चर कहाँ होता है, तो रेलवे का स्लीपर जो होता है, स्लीपर मतलब सोने वाला स्लीपर नहीं, जो जैसे रेल जो होता है, पटरी, जिसको पटरी बोलते हैं हिंदी में, है ना, ये हो गया रेल, है ना, इस पे व्हीकल चलेगा। अब यहाँ पे इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो ज्वाइन करता है मेंबर, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो मेंबर ज्वाइन करता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, यहाँ रहता है, इसको हम लोग स्लीपर बोलते हैं। तो रेलवे का स्लीपर हमेशा इस तरीके का रहता है, इस तरीके का रहता है, मतलब ऐसे, यहाँ तो ज़्यादा हम कर दिए, इस तरीके का रहता है। अब आप देखना, रेल तो यहाँ से जाता है, रेल कहाँ से जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, रेल जो जाएगा हमेशा वो यहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाता है रेल, रेल तो सीधे यहाँ से आता है ना, ये तो ऐसे, ये वाला पार्ट ये है ना, तो रेल यहाँ पे रहता है, जैसे ही पटरी इस पे आएगा तो ये इनिशियल स्टेज यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो फाइनल स्टेज है उसका, तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन 0, तो इसीलिए ये भी स्ट्रक्चर मेरा सेफ रहता है। इसीलिए रेलवे में हम लोग स्लीपर के रूप में पोस्ट टेंशन मेंबर का यूज़ करते हैं। तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा, मुझे जैसे लग रहा है, अगर फिर भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा और बताइएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ, अगला हेडिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड कंक्रीट, ठीक है। तो पहला, नीड फॉर हाई स्ट्रेंथ स्टील का नीड क्यों पड़ता है। अब देखो, पोस्ट टेंशन का मैं एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे डक्ट है, मान के चलो टोटल लेंथ जो है LC है, इनिशियल लेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, और LS है, मान के चलो, चूंकि पूरा यहाँ तक है लेकिन यहाँ तक हमने दिखा, हम माने कोई एक डिस्टेंस है, LS है जो कि इनिशियल लेंथ ऑफ स्टील है ना। अब खींचे जो स्ट्रेस लगा है वो अभी नहीं दिखा रहा है, उसके कारण स्ट्रेस लगाने के कारण यहाँ से यहाँ तक जो है ये डेल्टा हो गया। अब ये जो है
ये स्मॉल डेल जो है दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो लंबा टाइम पे जो शॉर्ट होता है ना। और ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या है, केवल पुल्ड बाय एबॉटमेंट डेल्टा है ना, अमाउंट डेल्टा एंड फिक्स्ड है ना। अब देखो, अब आपको पता है कि एप्सिलन, एप्सिलन सिग्निफाइज द स्ट्रेन, स्ट्रेन इन द केबल, स्ट्रेन पता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ है ना। केबल के बारे में, केबल मतलब ये स्टील के बारे में बोल रहा है ना। सो स्ट्रेस क्या होगा आपको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, हुक्स बोला था, हुक्स बोले थे सॉरी, है ना। तो अब क्या हो जाए, यहाँ से अगर सिग्मा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर सिग्मा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हुक्स लॉ का बेसिक जो थीम था उसको जानना होगा, है ना। तो एप्सिलन मेरा पता है, यहाँ से एप्सिलन मेरा पता है, उसमें ई मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया। अब आपको पता है कि पी निकालना है, तो पी निकालना है तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया, बताओ, सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो गया, पी बाई ए हो गया। अगर हमको निकालना है क्या, अगर हमको निकालना है पी निकालना है, अगर हमको निकालना है क्या पी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे ये तो सिग्मा था, है ना, इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा पी आ गया, करेक्ट। नाउ लॉस ऑफ स्ट्रेन इन केबल ड्यू टू शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट, शॉर्टेनिंग ऑफ कंक्रीट मतलब यहाँ पे डेल्टा जो फॉर्म हो रहा था वो डेल्टा क्या था, डेल था, है ना, डेल था, तो डेल बाई एल एस, है ना। अगेन स्ट्रेस मेरा क्या, एप्सिलन से मल्टीप्लाई, सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दो, फिर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल गया। अब आपको पता है नॉर्मली ड्यू टू क्रीप एंड श्रिंकेज इन लॉन्ग टर्म द स्ट्रेन लॉस्ट इन अप्रोक्सीमेटली, स्ट्रेन लॉस्ट जो होता है, स्ट्रेन का जो लॉस होता है दैट इज 0.0008, ये ध्यान पर रखना, ये जब लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग क्लियर कर देंगे, अभी बस ध्यान पर रखना, ये कोडल प्रोविजन है ना। तो स्ट्रेस लॉस्ट कितना हुआ, अब ये स्ट्रेन है ना, ये क्या है, ये वैल्यू क्या है बताओ, ये वैल्यू तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन है ना। तो स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, एप्सिलन ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेन करेंगे, स्ट्रेन का वैल्यू तो यही है, स्ट्रेन का वैल्यू क्या है, ये है, इसमें ई एस से मल्टीप्लाई, ई एस का वैल्यू पता है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो टोटल मेरा क्या स्ट्रेस लॉस्ट कितना 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। अब देखो ये क्यों कर रहा है, क्यों नीड पड़ रहा है, उसका मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग को समझना है। इफ वी यूज Fe425, इफ वी यूज Fe250 और 250 और Fe415, ध्यान रखना, ऑल ऑफ द इनिशियल स्ट्रेसेस इन इट विल लॉस्ट इन ड्यू कोर्स, कुछ देर के बाद सारा खत्म हो जाए, हेंस देयर वुड नॉट बी एनी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स रिमेनिंग इन द कंक्रीट, दस द बीम में फेल। अगर इस तरह का हम लोग लेके चलेंगे तब क्या होगा, बीम मेरा फेल हो जाएगा, बिकॉज इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के लिए कोई फोर्स रहेगा नहीं। तो अब क्या हो गया, सो वी यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील, वी यूज हाई स्ट्रेंथ स्टील सच दैट द इनिशियल प्री स्ट्रेस इन इट वुड बी, इनिशियल प्री स्ट्रेसेस इन इट वुड बी कितना होगा बताओ, 1200 से अगर 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1200 या फिर 2000 MPa, है ना। अगर रहेगा इन विच लॉस, अगर इतना रहेगा तो लॉस कितना होगा 200 होगा, है ना, 200 होगा। तो ये ध्यान पे रखना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज करते हैं, है ना। अब हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्यों यूज करते हैं, तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का इसलिए यूज करते हैं, उसका रीजन जो है आपको पता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, पहला पॉइंट क्या हो गया, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आफ्टर हाई रेजिस्टेंस टू टेंशन, शियर, बॉन्ड एंड बियरिंग, इसके लिए, इसीलिए हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज करते हैं। दूसरा, in the case of pre-tensioned member, tensile stresses in steel of very high magnitude should be transferred to the concrete as pre-stress through bonding between steel and surrounding concrete, right। तीसरा in case of post tensioned member, post tension ध्यान रखना, प्री टेंशन के बारे में बात नहीं, transfer of stress is appreciable, transfer of stress is through the bearing at the end सेक्टर, जो हम लोग एबटमेंट लगाते थे, हेंस कंक्रीट ऑफ एप्रिसिएबल बॉन्ड एंड बियरिंग स्ट्रेंथ इज क्वाइट एसेंशियल फॉर प्री स्ट्रेस कंक्रीट, मतलब वो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अगर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाए, टूट जाएगा। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट
is less liable to shrinkage, crack, and has high modulus of elasticity and a smaller ultimate creep strain. As a result, loss of pre-stress in steel is reduced. क्योंकि हाई स्ट्रेंथ का हम लोग यूज करेंगे तो वहां पे श्रिंकेज, क्रैक्स एंड क्रीप जो होता है वो कम होता है बिकॉज ऑफ हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, है ना। अगला क्या है, अगला है it results in reduction of cross sectional dimension of pre-stressed concrete structural element with reduced dead weight. Longer span becomes economical and practically viable, है ना। मतलब जैसे ही इसका जो है स्पैन कम हो जाएगा, डायमेंशन कम हो जाएगा, है ना, डायमेंशन में रिडक्शन आएगा, मतलब आपका कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा, इकोनॉमिकल होगा, है ना, और वेट जो है, डेड वेट जो है वो भी आपका कम रहेगा। अब जो अगला हेडिंग है ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, और इसको ऐसे ही बोलता है कि राइट डाउन व्हाई पीएससी इज मोर फ्रीक्वेंट रेदर देन आरसीसी, है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, या फिर व्हाई पीसीसी इज मोर पॉपुलर, सॉरी पीएससी इज मोर पॉपुलर देन आरसीसी। तो इस तरह में आपको ये एडवांटेजेस लिखना पड़ेगा, और डायरेक्ट अगर देगा एडवांटेज तो पता ही होगा। तो अब देखो, पहला, द सेक्शन रिमेन अनक्रैक्ड एंड एट सर्विस लोड, जो सर्विस लोड होता है उस पर रिमेन अनक्रैक्ड रहता है। फॉर दैट रीजन हेंस ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टील इंक्रीजेस, स्टील का ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। जैसे ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा मतलब एंटायर जो पीएससी स्ट्रक्चर है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसका जो है लाइफ स्पैन बढ़ेगा। दूसरा, फुल सेक्शन ऑफ कंक्रीट इज यूटिलाइज्ड, उसका पूरा फुल सेक्शन यूटिलाइज होता है लोड को रेजिस्ट करने के लिए। तीसरा, शियर रेजिस्टेंस कैपेसिटी इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, और वी कैन से ड्यू टू कन्फाइनमेंट ऑफ बोथ द मटेरियल्स। यूजफुल फॉर लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर जो होता है, वाटर टैंक, ये सब में भी आजकल प्री स्ट्रेसिंग चीज का यूज फ्रिक्वेंटली होता है। अगला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस अंडर डायनेमिक एंड फैटिग लोड्स। सो डायनेमिक एंड फैटिग लोड जब लगेगा और रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस जब जनरेट होगा तब वहां पे क्या कर दे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है पीसीसी, बट आरसीसी उतना स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू पीएससी, है ना, कि इसके डायनेमिक फैटिग या फिर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, है ना। ओके, अगला क्या है, अगला है हाई स्पैन डेप्थ रेशियो पॉसिबल, अप्रोक्सीमेटली L/D रेशियो ऑफ 0 से 15 कैन बी एडॉप्टेड, दस फॉर the same span by depth reduces leading in dead weight, है ना। अभी जस्ट बताया कि उसका जो होता है डायमेंशन कम होता है, जिसके कारण डेड वेट मेरा कम हो जाता है ना। हेंस लॉन्गर ओवरहेड क्लियरेंस अवेलेबल। और अगला जो है, जो कि लास्ट है, इट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन। अब प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलो कोई रोडवेज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है ना, रोडवेज नहीं, फ्लाईओवर टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या होगा उसमें आपको देखना होगा कि ये कॉलम तैयार हो गया, क्या हो गया, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के मैं बारे में बता रहा हूँ। कॉलम यहाँ पे दे दिया, पियर जो बोलते हैं, एबटमेंट, है ना। अब इस पे हमको ये डालना है ना, इसी पे तो ये डालना है, गडर जो है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा तैयार हो रहा है, मान के चलो एक लोकेशन पे ये मेरा तैयार हो रहा है, ये जो है ये एक लोकेशन पे एक टाइम में तैयार हो रहा है, और एट द सेम टाइम अनदर लोकेशन पे ये मेरा जो है जो गडर जो है जो हम लोग कैरिज भी वहाँ पे डालेंगे, वो अदर लोकेशन पे प्रीकास्ट हो रहा है, बन रहा है ना। उसको फिर ला के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लेस कर देंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रीकास्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और प्रीकास्ट स्ट्रक्चर आजकल बहुत बहुत पॉपुलर है बिकॉज टाइम कंजम्पशन को बहुत कम करता है, बढ़ाता नहीं है, टाइम कंजम्पशन को बहुत कम करता है। ताकि मेरा स्ट्रक्चर मान के चलिए, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं आता तो जो स्ट्रक्चर मेरा अभी 2 साल में बनना है वो 5 साल या 7 साल लगता है ना, बिकॉज ये बनाने के लिए, ये वाला पार्ट बनाने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, उसी टाइम में वो भी वहाँ पे बन जाता है, बस ला के रखना रहता है ना। तो ये हो गया प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, राइट, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर हो गया। अगला लिमिटेशंस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, दैट इज प्री स्ट्रेसिंग नीड्स स्किल टेक्नोलॉजी और स्किल लेबर, हेंस इट इज नॉट एज कॉमन एज आरसीसी, ये उतना कॉमन नहीं हुआ आरसीसी का, है ना।
उतना कॉमन नहीं हो आरसीसी का, है ना, बिकॉज यहाँ पे स्किल लेबर का जरूरत पड़ेगा। यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स इज कॉस्टली, ऑब्वियसली अगर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल को यूज करोगे तो दैट इज कॉस्टली। देयर इज एडिशनल कॉस्ट इन ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स, जैसे कि प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट सब लगेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कितना तरह का प्री स्ट्रेसिंग, 2 तरह का होता है, उसके बारे में हम लोग लिमिटेशंस, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें इक्विपमेंट जो यूज होता है वो भी कॉस्टलियर होता है, उसके लिए एडिशनल चार्ज हमको करना पड़ता है, लगता है। उसके बाद हम लोग देयर इज नीड ऑफ गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन, अगर गुड क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो आपका स्ट्रक्चर कितना भी आप प्री स्ट्रेस कर लो टूट ही जाएगा, तो ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगा, राइट। सो ये सब हो गया आज का, आज इतना ही था वीडियो में, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अगले वीडियो में पोस्ट टेंशन एंड प्री टेंशन के बारे में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कौन कौन सा उसमें इक्विपमेंट्स यूज होता है ना, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो हम लोग एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस को पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल, आपको कंटेंट मैं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, सो बने रहिएगा। थोड़ा लेंथ बढ़ेगा बिकॉज 2 दिन में मैं एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको शेयर भी कीजिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रक्चर्स आर इजी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।